हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों ने कल जितने भी मैंने रूल पढ़ाए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, ठीक है, करीब हमने 8 7 8 रूल पढ़े हुए थे। उसमें हमने क्या क्या रूल पढ़े थे? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ये रूल पढ़ लिया आपने, अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। तो ठीक है, अब हम चलेंगे उसके आगे। अब है डे 2 आज से, और डे 2 में हम आज पढ़ने वाले हैं कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रूल। ये एग्जाम में हमेशा फंसाने वाले रूल होते हैं, पूछे बहुत ज़्यादा जाते हैं और इनमें आपको ध्यान बहुत रखना पड़ता है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास, ठीक है। तो पहला रूल देख लेते हैं, व्हाट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट रूल। ओके, ये है हमारा आज का रूल। देखो, आज का जो रूल है वो चल रहा है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन और एनी पे आधारित। ये जो शब्द हैं ये भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम कर लेते हैं। और एक खास बात, ये एडजेक्टिव होते हैं, ये बांटने वाले शब्द होते हैं और इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। तो हम कह सकते हैं यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, या एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जब सब्जेक्ट की तरह काम कर जाएं तो भी उनके इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल बनते हैं एग्जाम में और इनके काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। देखो, पहले कुछ शब्दों को पहचान कर लीजिए, आपको पहचान में आने चाहिए। शब्द क्या लिखे हैं देख लीजिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन और एनी। फिलहाल अभी एनी को छोड़ भी दो आप, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ईच का हिंदी मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। एवरी का मतलब क्या होता है? एवरी का मतलब भी होता है प्रत्येक, ठीक है। आइदर का मतलब होता है दो में से एक। आइदर का मतलब क्या होता है? दो में से एक। और नाइदर का मतलब होता है दो में से दोनों ही नहीं। नाइदर का मतलब होता है दो में से दोनों ही नहीं। और नन का मतलब होता है जितने भी हों, अब दो से ज्यादा होने चाहिए, जितने भी हों, 5 हों, 10 हों, 20 हों, 50 हों, उनमें से कोई भी नहीं, उनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, समझ लीजिए एक बार फिर से, ईच का मतलब होता है प्रत्येक और एवरी का मतलब भी होता है प्रत्येक। अब आप बोलोगे कि सर दोनों का मतलब एक ही है, तो फिर डिफरेंस कहाँ? समझ लीजिए, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और ये ना एक एक करके मैक्सिमम दो व्यक्तियों या वस्तुओं तक की बात कर सकते हैं। आज की पूरी क्लास ईच एवरी पे ही चलने वाली है, मैं कोई नया रूल नहीं पढ़ाने वाला हूँ। जितना आप ईच और एवरी को आज समझोगे, मतलब आज हम 5 7 8 रूल जितने पढ़ने वाले हैं वो सब ईच एवरी से रिलेटेड है, इसलिए आपको अभी पहले कंसेप्ट पे ही सीखना पड़ेगा। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और ये एक एक करके मैक्सिमम दो व्यक्तियों या वस्तुओं तक की बात करते हैं। जबकि एवरी का मतलब भी होता है प्रत्येक, लेकिन ये एक एक करके दो से अधिक, मतलब दो तीन चार, दो से अधिक, 3 4 5 6 100 50, अब अनगिनत कितने भी हो सकते हैं। और सबके बारे में अगर आप एक एक करके बात कर लो तो एवरी का यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरी क्लास में 10 लड़के पढ़ते हैं, समझना, मेरी क्लास में 10 लड़के पढ़ते हैं। उस 10 लड़कों में दो बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं, मान लेते हैं। 2 लड़के पढ़ते हैं, 8 लड़कियां पढ़ती हैं। अब मैंने कोई फंक्शन किया तो मैंने इनको भी बुलाया, इनको भी बुलाया। तो मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपने वो वाले बैच के बच्चों को बुलाया है क्या, इनवाइट किया है? अब लड़के तो 2 थे, तो मैंने, अब इनविटेशन कैसे देते हैं, मैंने कहा बेटा आप भी आना, आप भी आना, ऐसा बोलते हैं ना। और हर लड़की थी, मैंने बेटा आप भी आना, आप भी आना, आप भी आना, आप भी आना, सबको एक एक बार इन्वाइट अपन करते हैं। तो मैंने उनसे इंग्लिश में क्या बोला? आई हैव इन्वाइटेड ईच बॉय। मैं क्या बोलूंगा? आई हैव इन्वाइटेड ईच बॉय। ईच बॉय क्यों बोल दिया? क्योंकि 2 ही लड़के थे। एंड आई हैव इन्वाइटेड एवरी गर्ल। मैंने क्या बोला? आई हैव इन्वाइटेड एवरी गर्ल। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि सभी लड़कियों को एक एक बार इन्विटेशन के लिए बोला था और टोटल 8 लड़कियां थी, तो सबको एक एक बार बोलने की वजह से वो 8 संख्या में थे, इसलिए एवरी बोलना पड़ा। और जो लड़के थे वो 2 संख्या में थे, इसलिए ईच बोलना पड़ा। ये डिफरेंस होता है ईच और एवरी का। आई बात समझ में? ईच मतलब प्रत्येक, एक एक करके 2, एवरी मतलब प्रत्येक, एक एक करके 2 से अधिक,
ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप समझ लो। अब आइदर का मतलब क्या होता है, दो में से एक। जैसे मान लेते हैं आपको कोई बुक खरीदनी है, आपको या शर्ट खरीदनी है इंटरव्यू देने के लिए, तो आपने कहा सर कौन सी शर्ट ले लूँ, आपने मुझे दिखाया सर ये कलर अच्छा लग रहा है, ये कलर अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कोई भी शर्ट ले लो, मुझे तो दोनों ही पसंद है, पर पहनना तो एक ही पड़ेगा ना। तो मैं क्या बोलूँगा, यू कैन परचेज और यू कैन बाय आइदर शर्ट, क्योंकि दो ऑप्शन आपने रखे थे, दो में से एक की ही आपको परचेज करना है। तो मैं बोलूंगा यू कैन बाय आइदर शर्ट, यू कैन बाय आइदर शर्ट। आइदर शर्ट क्यों, दो में से एक लेना एक ही है, लेकिन कोई भी एक ले सकते हो। अब आपने जो दो कलर की शर्ट जो दिखाए थे मुझे, वो जो दोनों पसंद नहीं आए। मान लेते इंटरव्यू देने जा रहे थे और आपने एक ब्लैक कलर एक रेड कलर की शर्ट ले ली। अब इंटरव्यू में रेड और ब्लैक तो फिट नहीं होती, तो आपने दोनों कलर दिखाए, आपने कहा सर ये ले लूं क्या, मैंने कहा नहीं, नाइदर कलर इज गुड। मैं क्या बोलूंगा, नाइदर कलर इज गुड। ऐसा मैंने क्यों बोल दिया, क्योंकि दोनों ही कलर मुझे पसंद नहीं है, तो मैं नाइदर लगाऊंगा। आई बात समझ में। अब नन का यूज कब करना है, जब आपने चार कलर ले लिए और मुझे चारों पसंद नहीं है। कभी आपने देखा होगा ना एग्जाम में जब ऑप्शन लिखे होते हैं, तो हमेशा देखना चौथे या पांचवें नंबर पे लिखा होता है नन ऑफ दीज। अब वो क्यों लिखा होता है नन ऑफ दीज चौथे या पांचवें पे, क्योंकि जितने भी ऑप्शन हैं उनमें से कोई भी नहीं, सिर्फ इसलिए लिखा होता है। आई बात समझ में। तो एक बार फिर से देखते हैं, रूल समझने की कोशिश करते हैं। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ये मैक्सिमम दो व्यक्तियों तक बात करता है। एवरी मतलब होता है प्रत्येक, ये दो से अधिक के बारे में बात करता है। आइदर मतलब होता है दो में से एक, नाइदर दो में से दोनों ही नहीं, नन पांच हो गए, 10 हो गए, उनमें से कोई भी नहीं। एनी मतलब होता है कई में से एक, जैसे पांच में से कोई भी एक, 6 में से कोई भी एक, या 10 में से एक। आप कोई भी इनमें से एक ले लो तो एनी की बात करेंगे। तो एनी का मतलब कई में से एक, हिंदी में आप नोट करना, एनी का मतलब होता है कई में से एक। जिन्होंने नोट नहीं किया तो वो नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं। ईच मतलब होता है प्रत्येक, मैक्सिमम दो। एवरी का मतलब भी होता है प्रत्येक, दो से अधिक। आइदर दो में से एक, नाइदर दो में से दोनों ही नहीं, नन जितने भी हैं उनमें से कोई भी नहीं, और एनी मतलब कई में से एक। ये इसके हिंदी मतलब है, पहले आप ये मान लीजिए। अब इनके रूल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कल से ही कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना आप। चलिए अब एक बात, ये जितने भी शब्द हैं इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ये मैं बता चुका हूं, इनके मीनिंग मैंने समझा दिए। अब ये शब्द जो है वो नियम के अनुसार, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये सब्जेक्ट बनाते हैं, और ये सारे के सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं आपको पता है, ये सारे के सारे शब्द सिंगुलर माने जाते हैं, इनमें प्लूरल कोई भी शब्द नहीं है। ठीक है, इसीलिए इनके बाद अब ईच क्या, भाई आपने कहा ईच यानी प्रत्येक, तो प्रत्येक क्या, कुछ तो होगा ना, प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़की, प्रत्येक शर्ट, प्रत्येक पंखा, प्रत्येक, जो भी आप बोलोगे तो कुछ तो बोलोगे ही। तो वो जो भी आप बोलोगे वो क्या होगा, वो नाउन होगा। और ये जो नाउन होगा ये सिंगुलर होना चाहिए, यानी ईच बॉय। अगर आपने ईच के साथ लिख दिया बॉयज, आपने क्या लिख दिया, ईच बॉयज, तो ये गलत हो जाएगा। ईच के साथ नाउन हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए, ईच के साथ नाउन हमेशा क्या होनी चाहिए, ईच बॉय होना चाहिए, यही सही होगा। अब सिर्फ ईच क्यों, आप एवरी लिख दो, तब भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, बॉय ही लिखना पड़ेगा। आप आइदर लिख लो, आइदर के बाद भी क्या लिखोगे, बॉय ही लिखना पड़ेगा। नाइदर लिख दो तब भी बॉय आएगा, नन लिख लो तब भी बॉय आएगा। तो ये रूल क्या है, इन सभी शब्दों के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, इन शब्दों के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। एक बार और, ईच एवरी आइदर नाइदर नन, एक बार और, ईच एवरी आइदर नाइदर नन, याद करिए मेरे साथ, ईच एवरी आइदर नाइदर नन, इनके बाद नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। ईच यानी दो, एवरी दो से अधिक, आइदर दो में से एक, नाइदर दो में से दोनों ही नहीं, नन जितने भी हैं उनमें से कोई भी नहीं, एनी मतलब कई में से एक। उसका रूल थोड़ा अलग होगा, वो मैं बाद में डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है, तो इनका मतलब होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इनके बाद नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये प्रत्येक के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके आगे, अब इसके आगे
नाउन तो सिंगुलर हो गई, और कल से सीख क्या रहे हैं, नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होती है। तो नाउन सिंगुलर है तो इसके बाद वर्ब भी सिंगुलर होगी, यही हमारा रूल है। रूल क्या है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होती है। वेरी गुड। देखो मैंने लिखा है नीचे, इन सभी शब्दों के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होती है, यही हमारा रूल है। अब इनके आगे एग्जाम्पल को आप देख रहे हो, एवरी कंट्री हैज इट्स फ्लैग, हर एक देश का अपना एक फ्लैग होता है। अब आप देखो कंट्री सिंगुलर है ना, कंट्री क्या है, सिंगुलर है, और बहुत सारे देश हैं। अब देखो क्वेश्चन कहां पे आएगा एग्जाम में, सपोज उसने यही क्वेश्चन दिया, मैं सब हटा देता हूं, डैश कंट्री हैज अ फ्लैग, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब ऑप्शन में उसने दे दिया ईच भी दे दिया और एवरी भी दे दिया। अब उसने कहा कि भाई ईच एवरी में से क्या लगाओगे, तो आप एक बात याद रखो, कंट्री तो हमको भी पता है देश में दुनिया में दो से तो ज़्यादा ही हैं, दो तो हमारे बगल में ही है, पाकिस्तान और नेपाल, है ना, सॉरी चाइना और पाकिस्तान, ये नेपाल तो फिर भी ठीक है, अभी थोड़ा हल्ला मचा रहा है लेकिन ठीक है। सो ये कंट्री तो हम भी जानते हैं, दो से अधिक हैं, तो हम ईच इसका आंसर कभी नहीं लिख सकते। इसका आंसर हमेशा क्या होगा, एवरी होगा, क्योंकि हमको खुद पता है लॉजिकली कि ये दो से अधिक हैं। जहां लॉजिक होगा वहां ईच लगाना है। अब ईच काउ इज ब्लैक, अब ये क्वेश्चन देखो, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। यहां पे डैश काउ इज ब्लैक बोला उसने। अब हमें पता नहीं है कि कहां के बारे में बात हो रही, क्योंकि कंट्री तो शाश्वत है, नजर आती है, लेकिन अब कौन सी गाय गाली, मतलब समझ में नहीं आया ना। कोई व्यक्ति खड़ा होगा, यहाँ पे 2 गाय होंगी सपोज, या 3 गाय होंगी, अब पता नहीं, तो लॉजिक हमें तो पता नहीं कितनी गाय है। जब हमें ये ना पता हो ना, जैसे सपोज मैंने आपसे कहा अच्छा आप मुझे बताइए मेरी जेब में कितने रुपए, एक लॉजिक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे बताइए मेरी जेब में कितने रुपए हैं। अब आपको क्या पता मेरी जेब में कितने रुपए हैं, आप बोलोगे सर 100 होंगे, कोई बोलेगा 1000 होंगे, कोई बोलेगा सर 1 रुपए होंगे, तो आपको तो पता नहीं ना मेरी जेब में कितने रुपए हैं। जब हमें कुछ पता ही ना हो तो हम मिनिमम ये तो मान लेंगे ना, सर ने बोला कितने रुपए, कुछ तो होंगे ही, तो भैया मान लो सर के पास 1 ही रुपए हैं, मान लेते हैं। तो जब आपने ये मान लिया कि मेरे पास 1 ही रुपए है, मिनिमम पे हमको जाना पड़ेगा, तो वहां जो भी गाय होंगी वो काली हो सकती है, नहीं भी हो मुझे पता नहीं। तो जब हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो तो हम मिनिमम पे जाते हैं, और जब हमें पता हो कि कितनी चीजें हैं तो हम मैक्सिमम पे जा सकते हैं या लॉजिक पे जा सकते हैं। जब आपको कोई चीज पता ना हो, ये कौन सी गाय और कहाँ की गायों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मान लेंगे 2-3 ही होंगी, तो उसमें भी क्यों 3 मान लो, आप मिनिमम मान लो कि 1 होगी और 2 होगी। अगर मिनिमम भी 1 मान लिया तो भी आंसर आपका ईच ही होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ईच काउ इज ब्लैक। यू कैन स्विम आइदर और डैश साइड ऑफ द रिवर। अब उसने देखो क्वेश्चन, देखो ये वाला वापस, यू कैन डैश आइदर, ऑप्शन यही वाला क्वेश्चन सपोज एग्जाम में आता, वो बोलता यू कैन स्विम, यू कैन स्विम डैश साइड ऑफ द रिवर। अब ऑप्शन आते ही मान लेते यही, तो आप क्या लगाओगे, देखो सबसे पहले आप समझो कि रिवर क्या होती है, रिवर है नदी, ये नदी है और आप तैरते हुए जा रहे हो यहाँ पे। अब आपको मैंने कहा तैर के किसी भी तरफ चले जाओ, तो बाय डिफॉल्ट या ईश्वर ने या जो भी चीज़ है, मान लो नदी के साइड तो केवल 2 ही होते हैं ना दोस्त, इसके अलावा तो होता नहीं है। तो अब आप तैर के दोनों तरफ तो तैर के नहीं जा सकते, या तो इस तरफ जाओगे या उस तरफ जाओगे, तो जब 2 में से एक ही तरफ तो जा सकते हो, तो ऑप्शन क्या बनेगा, 2 में से 1, क्योंकि तैर के आप इधर जाओ या उधर जाओ, दोनों जगह जा नहीं सकते, इसलिए आंसर क्या हो गया, आइदर साइड। ठीक है, और बोथ साइड ऑफ द रोड आर ग्रीन, ये बोथ तो खैर दोनों के रूल पे आ गया, इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल। अब आगे देखो, ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज पनिश्ड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, हो सकता है आपको दिखने में थोड़ा दिक्कत आ रही हो, मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को, डैश, देखो क्वेश्चन देखो, डैश स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज पनिश्ड, कि क्लास के हर एक बच्चे को पनिश किया गया। ऑप्शन यही है आपके पास, क्या लगाओगे आप आंसर। देखो मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले, सॉरी यहाँ स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए, आई एम सॉरी मैंने गलत लिख दिया,
देखो सबसे पहले आप ये देख लो, स्टूडेंट लिखा है ना, अब कौन सी क्लास का बच्चा है और कितने लोग पनिश हो रहे हैं ये तो पता नहीं है ना उसमें लिखा है। तो मैंने फिर से कहा, जब हमें कोई पता ना हो तो हम लॉजिकल क्या मान लेंगे, कम से कम एक बच्चा तो होगा ना, इसलिए आंसर क्या होगा यहाँ पे, ईच। हम और कुछ नहीं लगा सकते। जब भी आपके दिमाग में कुछ ऐसा आए कि मुझे कन्फर्म नहीं पता, तो आंसर हमेशा क्या होगा, ईच ही होगा, और कुछ लगेगा ही नहीं। इसलिए आप बहुत अच्छे से सीखिएगा ये रूल। आ गया रूल समझ में? एक बार फिर से देख लीजिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन। ईच मतलब दो, एवरी दो से अधिक, आइदर दो में से एक, नाइदर दो में से दोनों नहीं, नन जितने भी उनमें से कोई भी नहीं, एनी कई में से एक। ये एनी हम आगे डिस्कशन करेंगे, चिंता की बात नहीं है। यहां तक कंप्लीट हो गया। आइए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। दूसरा रूल, जब भी किसी सेंटेंस में नंबर का जिक्र हो, इसी रूल के आगे हैं हम, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। ठीक, इस रूल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पे। देखिए अभी हमने क्या सीखा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और नन। अभी आप इन तीनों को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अभी हम नया रूल डिस्कशन कर रहे हैं तो उसको समझिए। अभी हम इन तीनों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात सिर्फ इन दोनों के बारे में कर रहे हैं। किसके बारे में, ईच और एवरी के बारे में। तो इसको आप हटा देते हैं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए सिर्फ दो रूल हमारे पास बचे, ईच और एवरी। मैंने आपको अभी भी समझाया है कि ईच का यूज मैक्सिमम 2 तक होता है, आइदर का, एवरी का यूज 2 से अधिक के लिए होता है, एक एक करके। क्लियर है ना इतना तो अच्छे से? अब आगे देखो, रूल को समझ लीजिए। जब किसी सेंटेंस में, ध्यान से पढ़ना, जब किसी सेंटेंस में नंबर का जिक्र हो, जब किसी सेंटेंस में नंबर का जिक्र हो तो आंसर हमेशा ईच होगा, और मतलब एवरी नहीं होगा, इसका मतलब ये है। और नंबर पता हो तो ईच, और नहीं पता हो तो एवरी। इतना याद कर लो, समझ लेते हैं। मैं सब हटा रहा हूं एक बार। अब देखो, ईच मैक्सिमम 2 मैंने बोल दिया, एवरी 2 से अधिक बोल दिया, इतना तो आपको क्लियर हो ही चुका है। अब मैं आपसे कहता हूं, यदि किसी वाक्य में आपको ईच या एवरी लगाना है तो ईच जो है ना वो अंदाजे से मान लिया जाए कि 2 ही होते हैं। जैसे मैंने कहा माय ईच ईयर, ईयर कान होते हैं, ईच ईयर इज एकिंग। देखो अपने आप ही मैंने ईच बोला क्योंकि ईश्वर ने कान 2 ही बनाए हैं। ईच आई, आई आंख ही भगवान ने 2 बनाई है। ईच हैंड, हाथ भी 2 बनाए। तो ईच अगर लगा दिया ना हैंड के आगे, तो वैसे भी लॉजिकल पता है कि 2 ही तो हाथ होते हैं इंसान के, 2 आंख होती है, 2 नाक, मतलब नाक के 2 नॉस्ट्रिल होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 होंठ होते हैं। तो ये 2 तो ईश्वर ने बना के दिए ना। हम एवरी लिप या एवरी ईयर तो बोल नहीं सकते क्योंकि 2 से ज्यादा तो है नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम बहुत चतुराई से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कि जब किसी सेंटेंस में ईच एवरी लगाना हो तो लॉजिक लगा लोगे आप, लेकिन यदि संख्या लिखी हो या संख्या लिखी ना हो, 2 चीजें, यदि किसी सेंटेंस में संख्या लिखी हो या किसी सेंटेंस में संख्या ना लिखी हो, तो यदि संख्या लिखी हो तो आंसर हमेशा ईच होगा, एवरी नहीं होगा। और जब संख्या ना लिखी हो तो आंसर एवरी होगा। समझ लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं। जैसे मैंने कहा देयर आर 204 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमने पहले से ही पता है हमें कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं, तो हम एवरी बोल रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे नहीं मान रहा है, कंफर्म संख्या दी हुई है। देयर आर 204 कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड अब देखो, जब मैंने आपसे कहा 2 से अधिक हो तो एवरी लगाना, लेकिन यहां आंसर क्या होगा, ईच कंट्री आएगा।
अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था तो आंसर ईच था, अब यही क्वेश्चन का आंसर एवरी था, अब इस क्वेश्चन का आंसर ईच हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि संख्या लिखी हुई है। अगर संख्या ना लिखी हुई हो तो ही आप एवरी मानना। अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता, डैश कंट्री हैज अ फ्लैग, अब मुझे नहीं पता कितनी कंट्री, पर मैं जानता हूं 2 से अधिक हैं, तो मैं बोल दूंगा एवरी। अब वो क्या बोल रहा है? देयर आर 204। इसके पहले, इस वाक्य के पहले अगर मैं ये लिख दूं, इस वाक्य के पहले अगर मैं ये लिख दूं देयर आर 204 कंट्रीज डैश, अब ये एवरी की जगह मैं डैश लिख देता हूं, ठीक है। देयर आर 240 कंट्रीज और डैश कंट्री हैज अ फ्लैग। अब तो उसने संख्या बता दी ना 204, अब आप एवरी नहीं लिखोगे, अब आप क्या लिखोगे? ईच। ये ध्यान रखना। रूल क्या बोलता है? जैसे मैंने कहा माय फिंगर, फिंगर कितनी होती हैं? देखो फिंगर कितनी होती हैं, गिन लो, 5 है। तो मैं बोलूँगा यार हर एक उंगली दुख रही है, सपोज सुनना, मैंने कहा हर एक उंगली दुख रही है, तो मैं बोलूँगा एवरी फिंगर इज एकिंग, और मैंने कहा 5 उंगलियां हैं और 5 उंगलियां दुख रही हैं, मैं बोलूँगा आई हैव 5 फिंगर्स इन माई हैंड। 5 बोल दिया ना, अब बोलूँगा ईच फिंगर इज एकिंग। ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना, एग्जाम में आता है। संख्या ना लिखी हो तो एवरी लगाइए, संख्या लिखी हो तो ईच लगाइए। एक बार और देख लीजिए, संख्या आ गई है तो ईच होगा, संख्या नहीं होती तो एवरी कर लेते। ये पहले वाले रूल में सीखा है, इसका एक्सेप्शनल केस है और एक्सेप्शनल केस की बहुत वैल्यू है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। गॉट द आइडिया? फिर भी कोई डाउट हो, यू हैव माई नंबर, आप यू कैन आस्क मी, फोन लगा के पूछ लेना, मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है। डोंट गेट मतलब परेशान होने वाली बात यहाँ पे नहीं है। चाहे तो मैं एक बार और बता देता हूँ, फिर भी सुन लो। नंबर डिफाइन हो, नंबर डिफाइन हो तो ईच लगाना, नंबर नंबर डिफाइन ना हो तो एवरी लगाना। हमें लॉजिक पता है, लॉजिकल पता है कि 2 चीज़ें हैं तो ईच लगाना, और लॉजिक से पता नहीं है, नंबर डिफाइन हो गया तो ईच लगाना, नंबर पता ना हो तो एवरी लगा लेना, बस इतना ध्यान रखो। गॉट इट? चलिए आगे देखो, नेक्स्ट फिर से आते हैं ईच एवरी पे। मैंने कहा ना आज हम पूरा दिन ईच एवरी पढ़ने वाले हैं। फिर से देखो, अब फिर से वही शब्द आ गए, ईच एवरी आइदर नाइदर नन, ईच एवरी आइदर नाइदर नन। अब ये जो शब्द हैं, अभी थोड़ी देर पहले इनके बारे में क्या सीखा आपने? इनके साथ नाउन सिंगुलर होती है और वर्ब भी सिंगुलर होता है, ये रूल तो हमने सीख लिया, फिर दोबारा क्यों लिखा मैंने? कोई कारण ही होगा। अब देखो इसका रूल समझ लीजिए, यदि इन शब्दों के बाद, देखो रूल क्या है, ये सब सिंगुलर हैं, हाँ भाई सिंगुलर हैं, इन शब्दों के बाद क्या लिखा हो? ऑफ द। इन शब्दों के बाद जैसे ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, नन ऑफ द, आइदर ऑफ द, एवरी ऑफ द, ईच ऑफ द, इन शब्दों के बाद क्या लिखा हो? ऑफ द लिखा हो। क्या लिखा हो? ऑफ द लिखा हो। एक बार और, ईच एवरी आइदर नाइदर नन के बाद क्या लिखा हो? ऑफ द लिखा हो। तो देखो नाउन प्लूरल, तो नाउन होगा प्लूरल और वर्ब होगा सिंगुलर। अब देखो रूल बदल गया, ईच, सिर्फ ईच लिखा होता तो नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। अब कह रहा हूं मैं, यदि ईच एवरी आइदर नाइदर नन के बाद ऑफ द लिखा हो तो नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। रूल बदल गया। देखो ऑफ द का मतलब क्या है, पहले ये जान लीजिए। ऑफ द का मतलब होता है में से। ऑफ द का मतलब क्या है? ऑफ द का मतलब क्या होता है? में से। में से क्या? जैसे मैंने कहा इनमें से, इनमें से ये मतलब मैंने कहा इनमें से ये लड़का अच्छा है। इनमें से कब बोल सकता हूं? पहले से मान लेते हैं, इसको मैं हटा दूं, जरा अपना बोर्ड साफ कर लिया जाए, उसके बाद फिर मैं आगे लिखता हूं। हाँ देखो, जैसे मान लेते हैं 5 लड़के हैं,
1 2 3 4 5। अब मैंने कहा, मैं किसी को बता रहा हूँ, मैं हूँ ये और मैं किसी व्यक्ति को बता रहा हूँ, मैंने कहा इन में से, ये इन में से ये लड़का अच्छा है। मैं इसको बता रहा हूँ इनके बारे में, मैं क्या बोल रहा हूँ, इन में से ये लड़का अच्छा है। अच्छा कौन है आप मुझे बताओ, सब अच्छे हैं क्या? नहीं, ये वाला जो है ना, केवल ये वाला लड़का अच्छा है, सिर्फ बीच वाला ये वाला। लेकिन खड़ा किनके साथ है वो, ये इतने सारे लोगों के बीच। तो ये जो ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आ रहा है ना, ये दिखा रहा है इन पूरों को, पूरे लोगों को। इन में से, ये हो गया इन, ये मीनिंग क्या बना रहा है, इन में से ये। अब ये कौन होते हैं बाय डिफॉल्ट? सब सिंगुलर होते हैं ना, ये तो हमने सीख ही लिया। ये सब कौन होते हैं बाय डिफॉल्ट? ये क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो ये तो हमें पता ही है। 1 सेकेंड, हाँ, ये क्या होते हैं? ये तो सिंगुलर ही होते हैं। तो ये पहले से सिंगुलर हैं, तो इनके साथ जो आप वर्ब लगाओगे ना, वो सिंगुलर लगाओगे। ये इसका रूल है, ठीक है। ठीक, देखिए तो रूल क्या बोल रहा है, इन में से, ऑफ द बताता है में से, नाउन होती प्लूरल, वर्ब होती सिंगुलर। तो हमारा रूल हो गया, मतलब ईच ऑफ द बॉयज। अगर मैं यहां पे बॉय लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा। ईच अकेला लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है ईच, तो मैं लिखता बॉय, पर यहां क्या लिखा है, ऑफ द, ईच ऑफ द, तो मैं क्या करूंगा, बॉयज। अब ईच बॉय इज गुड, हर लड़का अच्छा है, तो ईच तो सिंगुलर होता ही है। अभी बॉयज है तो एग्जाम में वो क्या देगा एरर में, ईच ऑफ द बॉयज आर गुड, ऐसा वो एग्जाम में देगा, जो कि गलत है। देखो आपको बॉयज और आर सुन के अच्छा लग सकता है, बॉयज और आर पढ़ के अच्छा लग सकता है, लेकिन ये गलत होगा। यहाँ आर की जगह इज करना है, क्योंकि ये बॉयज के लिए नहीं है, ये वाला हेल्पिंग वर्ब इस शब्द के लिए है, जो कि ईच है। और बाय डिफॉल्ट ईच क्या है, सिंगुलर है। इसलिए रूल क्या बोलता है, ये सब सिंगुलर है, इन सभी शब्दों के बाद ऑफ द लिखा हो तो नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर होगी। यही हमारा रूल है। अच्छे से समझ में आया? एक और दो एग्जाम्पल और बना के देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने कहा नाइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द वर्कर्स, दो वर्कर थे, दो को बुलाया था, दोनों नहीं आए। नाइदर ऑफ द, दोनों में से दोनों ही नहीं, नाइदर ऑफ द वर्कर्स हैज ऑब्लिक हैव कम। आंसर बताओ। देखो ऑफ द लिखा है, नाउन प्लूरल हो गई, अब वर्ब क्या लगाओगे, सिंगुलर। नाइदर की वजह से, क्योंकि सिंगुलर माना जाता है, तो हैज सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है, इसलिए वो गलत हो गया, ये आंसर सही हो गया। तो नाइदर ऑफ द वर्कर्स हैज कम, नाइदर ऑफ द वर्कर्स हैज कम, ये हमारा आंसर हो गया। एक आध एग्जाम्पल और सॉल्व करके देख लेते हैं, बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, मन में नहीं होना चाहिए कोई भी डाउट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आइदर ऑफ द बुक्स, अगर मैं लिख दूं बुक, गलत, आइदर ऑफ द बुक्स इज ऑब्लिक आर यूजफुल, तो मैं बोलूंगा आइदर ऑफ द बुक्स इज यूजफुल, क्या हो जाएगा, इज यूजफुल। और यही हमारा आंसर है, यही हमारा रूल है। हाँ, एक एक्सेप्शनल केस इसका देख लीजिए, अलग से बता रहा हूं मैं, नन के लिए बता रहा हूं मैं। एक्सेप्शनल केस किस पे काम कर रहा है, नन पे। जैसे नन लिखा है तो नन ऑफ द लिखा होगा, तो नन, रूल तो सब में सेम ही हो रहा है, सबके बाद ऑफ द आने वाला है, ऑफ द आएगा तो नाउन प्लूरल होगी, वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन केवल नन के साथ ऐसा है, नन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल भी हो सकती है और
सिंगुलर भी हो सकता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। केवल नन में ऐसा होगा, ये एक्सेप्शनल केस है। तो अगर कभी प्लूरल आता तो गलत मत करिएगा, जनरली नहीं पूछा जाता ये क्वेश्चन, लेकिन आप दिमाग में रखिए केवल नन के साथ ऐसा है। नन ऑफ द बॉय और नन ऑफ द बॉयज दोनों ही बातें लिखी जाती हैं, वो भी इसलिए क्योंकि नन प्रैक्टिकली कुछ है ही नहीं, तो कोई भी नहीं है ना, कोई में से कोई भी नहीं, इसलिए प्लूरल भी मान सकते हो, सिंगुलर भी मान सकते हो। जनरली हर वक्त प्लूरल माना जाता है, केवल नन के केस में ऐसा होगा। गॉट द आइडिया? सारे एग्जाम्पल क्लियर? आंसर आप देख लो, एवरी ऑफ द के बाद यहां पे इज इसी वजह से लिखा, ईच बॉय आर, ये गलत, ईच बॉय इज, क्योंकि ईच तो हमेशा सिंगुलर होता है। गॉट द आइडिया? चलिए आइए नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, कल की क्लास में भी ये बात रूल पढ़ा था। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और पहले वाले के पहले ईच एवरी लिखा हो तो भी वर्ब सिंगुलर होती है। देखो इंपॉर्टेंट रूल, अगर आपने कहा बॉय, आपको पुराना रूल याद आ रहा है ना, बॉय एंड गर्ल, बताओ इज स्टडिंग या आर स्टडिंग, क्या कहते हो? अगर आपको कल वाला रूल याद है तो आप बताओ, दो नाउन एंड से जुड़े हों, दो नाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल होता है। वेरी गुड, आंसर क्या होगा? आंसर होगा आर, ठीक है। लेकिन रूल यहां पर बदलता है, तभी तो इंग्लिश पढ़ना पड़ रही है, क्योंकि रूल इतने सारे हैं। अब मैंने कहा यदि दो सिंगुलर नाउन, देखो ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, दोनों सिंगुलर ही होने चाहिए, गलती से भी एक प्लूरल ना हो जाए, एरर हो जाएगी, फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा जो मैं समझाने वाला हूं। दोनों ही क्या होने चाहिए? दोनों ही सिंगुलर होने चाहिए। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और पहले वाले नाउन के पहले ईच लिखा हो या एवरी लिखा हो, फिर से एक बार, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और पहले वाले नाउन के पहले ईच लिखा हो या एवरी लिखा हो। अभी देखो आंसर क्या था, 1 सेकेंड, ये किसी ने कमेंट भेजा मुझे, इसको मैं हटा देता हूं। हाँ, बॉय एंड गर्ल आर स्टडिंग, अभी आंसर ये था ना, लेकिन अब बॉय एंड गर्ल के पहले आप क्या लिख दो? ईच एंड एवरी, तो फिर वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो इसके साथ अब इसकी वजह से आंसर क्या होगा? ईच बॉय एंड गर्ल इज स्टडिंग। बात समझ में आ गई? बॉय एंड गर्ल आर, मैं एक बार लिख देता हूं, आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, मैं इसको हटा देता हूं पूरा। देखो ये बी से बॉय कर लेना, बॉय एंड गर्ल आर, ठीक, ये आंसर है हमारा। अब मैं बोल दूं ईच बॉय एंड गर्ल, अब आंसर क्या हो जाएगा? यस। ये फर्क याद करना, दो नाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल होती है, लेकिन दोनों के पहले ईच एवरी आ जाए तो वर्ब सिंगुलर होती। कंडीशन ये है दोनों ही सिंगुलर होने चाहिए, गलती से भी एक प्लूरल ना हो जाए। गलती से भी अगर आपने गर्ल की जगह गर्ल्स कर दिया तो फिर आंसर ये नहीं रह जाएगा, फिर आंसर रूल चेंज और आंसर फिर से प्लूरल में आएगा। तो रूल पहले लिखा है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, प्लूरल नहीं होने चाहिए, वरना रूल बिगड़ जाएगा। गॉट द आइडिया? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल पर। ये ईच एंड एवरी से रिलेटेड रूल है। यदि दोनों नाउन के पहले ईच एवरी लिखा भी होता है तो भी वर्ब सिंगुलर होती है। चाहिए वही रूल है। अब देखो यहां पे रूल थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ लेना। कई बार क्या लिखा होता है, जैसे ईच बॉय, अब सपोज मैंने नाउन लिखा ही नहीं, सिर्फ ईच लिख दिया, तो भी मैं आंसर मान लेते, मैंने नाउन लिखा ही नहीं है, नाउन है ही नहीं यहां पे, तो भी होगा ईच, सिंगुलर ही माना जाएगा। तो ईच हैज, ईच इज, तब भी ईच डज, तब भी यही वाले वर्ब लगेंगे। कौन से वाले लगेंगे? सपोज मैंने नाउन नहीं लिखा, सिर्फ डायरेक्ट वर्ब जोड़ दिया। यहां पे देखो जैसे ईच हैज, ईच बॉय हैज ना होकर अगर मैंने बॉय नहीं भी लिखा,
सपोज लड़के मेरे सामने बैठे हो, मैंने कहा उन सबके पास पेन है, इसके पास पेन है, उसके पास पेन है, तो एक एक करके ना बोलकर मैंने ईच बोल दिया। और बॉय ना बोलकर मैंने इशारा कर दिया, मैंने कहा वो बैठे हैं। मैंने क्या बोला? वो बैठे हैं। तो मैंने ये नहीं कहा वो लड़के बैठे हैं, लड़के हटा देता हूं, अब मैंने इशारा कर दिया तो पता चल गया, मैंने कहा ये है। अब मैंने पेन नहीं बोला, मैंने कहा ये है, तो आप समझ गए कि मैं पेन की बात कर रहा हूं। ये पेन है ना बोलकर मैंने कहा ये है, तो ये पेन हटा दिया। इसी प्रकार अगर मैंने ईच के बाद से नाउन हटा लिया तो भी वर्ब मैं क्या मानूंगा? सिंगुलर। ईच के साथ वर्ब क्या आई? सिंगुलर। ईच के साथ वर्ब क्या आई? सिंगुलर। ठीक है। एवरी भी लिखा होता है, एवरी, तो भी क्या होता? सिंगुलर। ये रूल है। तो कभी कभी हम नाउन नहीं भी लिखते, तो अगर हम नाउन ना भी लिखें तो भी हम ईच को क्या मान लेंगे? सिंगुलर। और वर्ब क्या मान लेंगे? तो भी सिंगुलर। गॉट द रूल? उसी के एक्सटेंडेड रूल है ये सारे, लेकिन बहुत सारे रूल हैं, तो आप कॉपी में नोट करना दोस्तों। आप कॉपी में नोट नहीं करेंगे तो मैं आपसे बता रहा हूं ये सिर्फ वीडियो रह जाएंगे, वीडियो नहीं। जब आप ऑफलाइन क्लास में मुझसे पढ़ने आते थे, अभी तो लॉकडाउन की वजह से बंद है, तब आप एक एक रूल लिखते थे कि नहीं लिखते थे? इसलिए लिखना बहुत जरूरी है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल। अभी तो हमने क्या लिखा देखो, ईच, थोड़ी देर पहले जस्ट पहले वाला रूल को रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इस रूल पे आएंगे। ईच हैज अ पेन, ये हमारा अभी जस्ट पहले वाला रूल हुआ, इसके पहले वाला। अब इस रूल में हम एक चीज जोड़ रहे हैं। रूल कहता है यदि ईच के पहले, यदि ईच के पहले कोई प्लूरल प्रोनाउन हो, पहले प्रोनाउन समझो फिर प्लूरल समझना। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये प्रोनाउन कहलाते हैं। उसमें भी ही, सॉरी, उसमें भी दे, वी, यू, ये तीन को हम डायरेक्ट प्लूरल मान सकते हैं, क्योंकि प्लूरल ही है। दे यानी वे, एक से अधिक, वी यानी हम, यू यानी तुम, ये प्लूरल में आते हैं। तो यदि ईच के पहले, एक बार और, यदि ईच के पहले प्लूरल प्रोनाउन हो, ये प्लूरल प्रोनाउन क्या? ये वाले शब्द हों, ये वाले, सिंगुलर वाले नहीं, ठीक है, सिंगुलर वाले नहीं, तो फिर आपको क्या करना है? वी, यू, दे वालों के बारे में बात कर रहा हूं, ये लग जाएं, जैसे वी, ईच, तो फिर ये जो हैज है, डायरेक्ट ईच के साथ जुड़ा होता तो हैज, लेकिन अब आ गया वी, तो आंसर क्या हो जाएगा? हैव। वी ईच हैव अ पेन, यानी हम लोग हैं और हम सबके पास, प्रत्येक के पास पेन है, क्योंकि हम प्लूरल में बना रहा है सेंटेंस, इसलिए वो वाला रूल जो है ना, वो प्लूरल की तरह काम कर रहा है। यहां ईच की जो वैल्यू है वो खत्म होती है या कम हो जाती है। डायरेक्ट ईच लिखा होता, उसकी वैल्यू होती तो सिंगुलर होता, लेकिन ईच के पहले ये जो प्लूरल आ गया, ईच के पहले, मैं हटा देता हूं, ईच के पहले ईच हैज अ पेन। अब ईच के पहले ये जो वी लिखा गया, इस वी ने इस ईच की वैल्यू को कम कर दिया, ये प्लूरल होता है, इसलिए हैज की जगह पर हैव हो जाएगा, आंसर आपका प्लूरल में आ जाएगा। गॉट द आइडिया? देखो सारे रूल एक्सटेंडेड है, कॉपी में नोट करते जाओगे ना तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा, बस नोट करते जाना, तब फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट रूल, ओ कंप्लीट हो गया रूल सारे, छोटे थे, मतलब ईच एंड एवरी से रिलेटेड थे सारे रूल, इसलिए मैंने कंप्लीट कर लिया। तो आज हमने सेकेंड डे कंप्लीट किया। आज का सेशन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंटरेस्टिंग तो छोड़ दो, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ईच एवरी अगर क्लियर नहीं हुआ तो दिक्कत होगी। तो एक बार पूरा फटाफट रिवाइज करते हैं जो भी हमने पढ़ा। देखो हमने पढ़ा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाते हैं, समझना। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी मतलब प्रत्येक, ईच मैक्सिमम दो, एवरी दो से अधिक, आइदर दो में से एक, नाइदर दो में से दोनों नहीं, नन जितने भी हैं उनमें से कोई भी नहीं, ये उसका मतलब हुआ। इनके बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। फिर हमने इसके आगे रूल पढ़ा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन के बाद ऑफ द लिखा हो तो नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर होता है। फिर हमने रूल पढ़ा, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों, पहले वाले नाउन के पहले ईच एवरी लग जाए, ईच एवरी लग जाए तो एक व्यक्ति का पता चलता है ना, उससे क्या हो जाएगा, तो भी उसको सिंगुलर मान लेंगे, सिंगुलर ही होना चाहिए, प्लूरल ना हो जाए। फिर हमने क्या रूल पढ़ा कि एक रूल हमने कौन सा पढ़ा, अभी एक मिनट देख लेते हैं, 1 सेकेंड।
हाँ, यदि संख्या का पता हो या संख्या का पता ना हो। संख्या नहीं पता होती तो हम लॉजिकल मानते, ईच मतलब 2, एवरी मतलब 2 से अधिक। लेकिन अगर संख्या पर लिखी हो तो आंसर हमेशा ईच होगा, एवरी कभी नहीं होगा। संख्या लिखी हो तो ईच लगाओ, संख्या ना लिखी हो तो एवरी लगाओ। ठीक है, ये हमने रूल पढ़ा था। गुड, अब हमने सारे रूल एक बार रिवाइज कर लिए हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन हो गया। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और पहले वाले नाउन के पहले ईच, एवरी लग जाए तो वर्ब सिंगुलर होता है। गुड। यदि दो नाउन के पहले ईच, एवरी लिखा हो तो भी वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, ये भी ठीक है। ईच के पहले यदि कोई प्लूरल प्रोनाउन हो, मतलब ईच के पहले वी लिखा हो, दे लिखा हो, तो भी वर्ब हम प्लूरल मान लेते हैं। ठीक, तो ये थे आज के सेशन, और आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा ही होगा। बस आप नोट्स बनाते चलना। अभी इसकी 1 और 2 क्लास और बची है इस चैप्टर की। इंपॉर्टेंट रूल होंगे, जैसे ही ये कंप्लीट होंगे आई विल गिव यू 100 क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक से, जो आपको सॉल्व करके सबमिट करने हैं। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और उसी से मैं आपके ऑनलाइन क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में कल फिर से एक नए सेशन के साथ, इसी के आगे एक्सटेंडेड रूल पे डे 3 पे। चलिए बाय बाय, और पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए।